भारतीय जनता पार्टी की फेफड़ी सूखी हुई है। जब से चिराग पासवान ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री के रेस में है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को मिला, बिहार में आप देख लीजिए, अगर नीतीश कुमार को हटा दीजिए, बिल्कुल, आप चिराग पासवान को हटा दीजिए, जीतन राम मांझी को हटा दीजिए, बिल्कुल, तो इन्हीं लोगों का 18 सीट हट जाता है, मात्र 12 सीट न लेकर के आती। देश भर की राजनीति बिहार आकर के टिक गई है और सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जो फैसला करेंगे वो देश का फैसला होगा। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए भी एक अलार्म जरूर है, जिसमें नीतीश कुमार को सचेत होना पड़ेगा और नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा कि आगे वो क्या फैसला ले। शोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं चर्चा गरम है। नीतीश कुमार, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे धीरे बिहार का चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में भी दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। अमित शाह के बीच में जो दूरी है उसे अमित शाह बिहार पहुंचकर नीतीश कुमार के आवास पर जाकर बैठक के जरिए समाप्त करने का प्रयास भी किए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामला पूरी तरीके से एनडीए में फंस चुका है, चाहे सीट शेयरिंग पर हो या सीएम कुर्सी पर हो। और अब अमित शाह का एक ऐसा फैसला जो एनडीए की सरकार को मुश्किल में ला दिया है और अब 5 तारीख के बाद नीतीश और नायडू जो है अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। यानी कि मोदी की सरकार पर संकट जो है वो अब मंडराने लगी है। और इसी पर आज हम चर्चा गरम में बाबा से चर्चा करेंगे कि आखिरकार नीतीश का वो कौन सा फैसला रहा जो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है समर्थन वापस लेने की ओर, और अमित शाह कैसे अपने ही जाल में फंस गए। देखिए विकास, आपने लगभग भूमिका में वो सारी बातें बता दी है जिसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। और इस गतिरोध के उत्पन्न होने के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का ये चुनावी साल है और चुनावी साल में अगर किसी तरह का कोई इस तरह का मामला सामने आता है जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वैसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति चल रही है और गठबंधन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, दरार आएगी। और ऐसी स्थिति में फैसला लेने के लिए जो सामूहिक फैसला होता है उस पर असर पड़ता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता पर है। पिछले 2 चुनाव में आपने देखा होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने जैसा चाहा वैसा फैसला किया और जिस तरह से चाहा उस तरह से काम किया। लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था। वो लगभग 32 सीटों से पीछे रह गई थी, जो 272 का आंकड़ा है बहुमत का, उससे, और उसे कई लोगों के सहयोग और सहारे के दम पर अब सरकार चलानी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो बिल पास कर रही है या जो बिल लेकर के जो कानून बना रही है, उस कानून को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है और उसको लेकर के एक तरफ असहमति के बाद भी कई कारण हैं जिसको लेकर के सहमत भी होना पड़ रहा है। लेकिन खास करके जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव हो और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के सवाल जब खड़े हो जाने लगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए भी एक अलार्म जरूर है, जिसमें नीतीश कुमार को सचेत होना पड़ेगा और नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा कि आगे वो क्या फैसला ले जिससे कि बिहार में वो फिर से सत्ता पे काबिज रहे। ऐसी स्थिति में अब तक जो परिस्थितियां बनी हुई थी उसमें सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का रिश्ता जो है बेहतर है, लेकिन इस बीच में कई ऐसे कारण हुए। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के कारण आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज ने नीतीश कुमार से किनारा किया। उस वक्त बिल के आने के बाद, वक्त बिल के बाद आपने देखा कि मुसलमानों ने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी से किनारा किया और यहां तक की चिट्ठी लिख करके बहिष्कार किया। यही नहीं, कई संगठनों ने नीतीश कुमार, नायडू और अन्य जो दल समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन सभी दलों को चेतावनी भी दी है कि आपको चुनाव में उतरना है। सबसे पहले इस अग्नि परीक्षा में नीतीश कुमार को उतरना है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को सबसे पहले सचेत भी होना पड़ेगा। इस बीच में आपको बता रहे हैं कि कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें 8 अप्रैल को ऐसा ही एक आदेश आया था। इस आदेश में दरअसल ये मामला था तमिलनाडु के गवर्नर का और वहां की सरकार का। इस विवाद में इतना ज्यादा फंस गया ये विवाद कि कोर्ट को इसमें बीच में आना पड़ा और कोर्ट ने फैसला दे दिया 8 अप्रैल को, एक आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं होता है और बिल राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा।
यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था और 11 अप्रैल को आने के बाद से ये पूरा का पूरा मामला अटक गया था। जी। इस बीच में वक्फ बोर्ड बिल पर भी आपको याद होगा कि हमने खबर भी किया था कि न्यायालय ने 1 सप्ताह का समय दिया सरकार को कि आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें और इस बीच में आप कोई भी परिवर्तन इस नए कानून के तहत नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार को कहीं ना कहीं एक हर्डल, एक ब्रेक तो जरूर लगा और सरकार की किरकिरी भी हुई। इसी बीच में आपको बता दें कि निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने सर इस बात को लेकर के टिप्पणी कर दी। हालांकि निशिकांत दुबे ने भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के कारण और अक्सर उनके सांसद होने के कारण उनके अक्सर उनके बयानों को तवज्जो दी जाती है। आपने देखा होगा कि सदन में वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन उनके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं एक्स पर लिख करके जेपी नड्डा ने खुद ही इससे किनारा कर लिया है कि ये बयान पार्टी का नहीं है बल्कि उनका व्यक्तिगत बयान है और इसको लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि निशिकांत दुबे को कोर्ट की अवमानना के कारण जेल भी जाना पड़ सकता है। ये सारी बातें चल रही है। इस बीच में आपको बता दें कि इस एक ही मामला नहीं है, ये कर्नाटक वाला और अन्य जगहों का मामला, तमिलनाडु का मामला जो आप देख रहे हैं, दक्षिण के राज्यों में एकजुटता बनी है और इस वक्त बिल के खिलाफ और इसके साथ साथ जो देश में परिसीमन होने वाला है उसको लेकर के भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। और केंद्र की सरकार क्या चाहती है, नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह से ओवरलैप कर रही है, राज्यों के अधिकार धीरे धीरे संकुचित होते जा रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर के पूरा का पूरा मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जो है पूरा पूरा पेज फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो ये मामला है राष्ट्रव्यापी है, जहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस फैसले जिसमें वक्फ बोर्ड है और अभी आपको हमने बताया कि ये मामला जो है तमिलनाडु वाला, इसको लेकर के विपक्ष जो है धीरे धीरे करके गैर भाजपाई दल है वो कहीं ना कहीं अब अपना एक कुनबा, अपना एक अलग तरह का विचार पैदा कर रहा है और इसमें अलग अलग लोगों को शामिल भी किया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें आखिर चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उनको भी तो मुस्लिम वोट चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद नीतीश कुमार को क्यों नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार को भी मुस्लिम वोट चाहिए और ये बातें भीतर ही भीतर चल रही हैं। इसी बीच में आपने देखा होगा कि बिहार में इस चुनावी साल में सीट शेयरिंग के समझौता की बात कर लीजिए या और भी कई बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के ये सारा विवाद पैदा हो गया है। बिल्कुल। आपने अभी देखा होगा कि इधर पिछले 24 घंटे के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की फेफड़ी सूखी हुई है जब से चिराग पासवान ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री के रेस में है। उनकी पार्टी ने तो एक तरह समझिए कि उनके चुनाव लड़ने का स्थान भी घोषित कर दिया। आपने इंटरव्यू लिया था। बिल्कुल। तो उन्होंने तो प्रस्ताव पारित करके उसे पास भी कर दिया। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला बनता जा रहा है। और अमित शाह ने जो वक्फ बिल ला करके ये कोशिश किया था कि हिंदुत्व वाले वोट को एक तरफ किया जाए, या हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं ये जो वक्फ बिल आया है ये पूरी तरह से मुस्लिमों के खिलाफ, इस बिल को लेकर के, इसकी अच्छाइयों को लेकर के लगातार सरकार अपनी बात रख रही है और इसको लेकर के पिछले जो जेपीसी को भेजा गया था और जेपीसी में सारे फैसले होने के बाद इस बिल को लाया जा रहा है। सरकार का पक्ष ये है और जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया उनका कहना यह है कि इस बिल से मुस्लिम समुदाय के उन वर्गों को फायदा होगा जिन वर्गों ने अब तक विकास नहीं किया है। क्योंकि ये जमीनें जब आम लोगों के नजर में आ जाएंगी, इस पर से किसी खास लोगों का दबदबा हट जाएगा, तो ऐसी स्थिति में इसका लाभ लोगों को मिलेगा। इन जमीनों का यूज किया जा सकता है कमाई के तौर पर भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। गरीब बेघर जो बेसहारा लोग जो हैं उन लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को जगह रख दिया जा सकता है। ये सभी चीजें चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में चूंकि बिहार में चुनाव है और सीट शेयरिंग के समझौता से पहले नीतीश कुमार का जो रुख है वो ठीक लग नहीं रहा है। क्योंकि बार बार आप देखे होइएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बयान हर दूसरे चौथे दिन आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, उनके जगह पर किसी दूसरे को लाया जा सकता है। और ये जो कारण है इसमें कहीं ना कहीं ये पूरा मामला फंस गया है। इस पर वक्फ बिल पर सुनवाई के लिए 5 का डेट घोषित किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला होगा। इस बीच आपको बता दें कि कई लोगों ने जो बयान दिए हैं, कई संशोधन जो इसमें करने की बात कही जा रही है, इसमें न्यायालय की दखल अंदाजी के बाद से सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि क्या निशिकांत दुबे ने कहा था कि क्या हर मामले पर कोर्ट ही दखल अंदाजी करेगा। अगर कोर्ट को ही फैसला करना है, कोर्ट को ही कानून बनाना है, जबकि संवैधानिक संस्था कोर्ट कानून बनाने के लिए संसद है और विधानसभा है तो जब इनके बनाए गए कानून पर रोक ही लग जाएगा, उसे बदल ही दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में इनकी जरूरत क्या है, इसे समाप्त कर देना चाहिए कोर्ट को।
और इस सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नरेंद्र मोदी को 24 तारीख को आना है जी 24 तारीख को बिहार दौरा नरेंद्र मोदी का और बिहार में चुनाव, जी। इसको लेकर के सबको पता है कि नीतीश कुमार यदि जी। एनडीए गठबंधन से बाहर होते हैं या नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं तो एकमात्र ऐसा चेहरा जो बेदाग छवि के हैं अगर नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होते हैं। यही कारण रहा कि 2024 में आपने देखा होगा जी। कि चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार गैर भाजपाई दलों को जोड़ रहे थे तो किसी ने भी आपत्ति दर्ज नहीं की थी। जी। सिर्फ एक जगह आपत्ति उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में एक जगह खाली आपत्ति हुआ था। पटनायक ने सिर्फ यही कहा था कि नहीं, मेरी बात नीतीश कुमार से ये नहीं हुई है कि हम साथ चलेंगे, हम समय देख करके बात करेंगे कि क्या होता है, उस पर फैसला करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में वापस आ गए, लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन बना जरूर दिया और इंडिया गठबंधन मजबूती से काम भी कर रहा है और उसने बेहतर प्रदर्शन भी किया था। अगर नीतीश कुमार रहते तो उसका असर कुछ और हो सकता था। कई राज्यों में आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को मिला। बिहार में आप देख लीजिए, अगर नीतीश कुमार को हटा दीजिए, बिल्कुल आप चिराग पासवान को हटा दीजिए, जीतन राम मांझी को हटा दीजिए, बिल्कुल तो इन्हीं लोगों का 18 सीट हट जाता है, मात्र 12 सीट न लेकर के आती जी। तो आप समझ सकते हैं कि 40 में से मात्र 12 सीट लेकर के आती तो 28 सीट विपक्ष के पास होता ना। तो यहाँ भी तो नीतीश कुमार सफल रहे हैं जी। अब ऐसी स्थिति में आने वाला 2025 का चुनाव है और उस चुनाव को से पहले देश भर की राजनीति बिहार आकर के टिक गई है और सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जो फैसला करेंगे वो देश का फैसला होगा। और आने वाले कई राज्यों में जो 2026 में चुनाव होने हैं, 2027 में चुनाव होने हैं, 2028 में चुनाव होने हैं और 2029 में जब फिर से लोकसभा का चुनाव होगा, तो वैसी स्थिति में सीधे तौर पे नीतीश कुमार द्वारा बनाए गए जो कानून होंगे या नीतीश कुमार द्वारा जो लिया गया फैसला होगा, उस फैसले से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ सकती है। एक अवसर और भी आ रहा है कि यदि बिहार का मामला सेट हो जाता है और नीतीश कुमार नायडू मान जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार से समर्थन खींच सकते हैं। 5 तारीख को वक्फ बिल पर क्या फैसला आता है ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। अगर ये फैसला इस कानून के विरुद्ध में आता है तब तो नीतीश कुमार इसको इनको लेकर के बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं बैकफुट पे आएगी जी। जो कि अभी बैकफुट पर है भी। कई ऐसे कानून है जो पास तो करा ले रही है लेकिन उस कानून को लागू करने में उसे परेशानी हो रही है। अब ऐसी स्थिति में आप एक बात मान लीजिए कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार पर फोकस है और बिहार में चाहती है कि नीतीश कुमार साथ रह करके देश भर के लोगों को यह समझाने में सफल हो कि नीतीश तो हमारे साथ हैं जो कि सेकुलर छवि के नेता हैं, तो ये परसेप्शन स्थापित करना चाहती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह भी तय किया है कि वो अलग अलग मुस्लिम समुदाय के पास जाकर के ये बताने की कोशिश करेगी कि इस बिल का फायदा क्या है। यानी सीधी तौर पर आप समझ सकते हैं कि चुनावी साल में बिहार में जो चर्चा है वो चर्चा इसी बात को लेकर के ज्यादा है कि क्या नीतीश कुमार जब वक्फ बिल कानून पर कोर्ट का फैसला आएगा तो क्या नीतीश कुमार भी अपना फैसला बदलेंगे, क्या नीतीश और नायडू मिलकर के केंद्र की सरकार गिराएंगे और बिहार में वक्त से पहले चुनाव भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग भी कर सकते हैं। क्या 2015 वाली स्थिति पैदा होगी जी, या फिर नीतीश कुमार 2025 में कुछ नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता पूरी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार का 122 और 121 का फॉर्मूला तय होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ कहावत है कि रोने को थे ही तब तक आंखें खुला दे। यही कारण है कि नीतीश कुमार लगातार इंतजार में है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या फैसला करती है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की बातों को मानती है कि नहीं मानती है, और अपने न बोल करके आप बार बार निशांत को सामने ला करके नीतीश कुमार बोल रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अंतिम फैसला लेने से पहले बचना चाहते हैं। घर के मालिक को आप देखिएगा कि छोटी छोटी बातों में उसको नहीं इन्वॉल्व किया जाता है, अपने ही से मामला समझ लिया जाता है। जब अंतिम समय आता है, जब कोई फैसला नहीं हो पाता है, तब घर के मालिक को लाया जाता है अंतिम फैसले के लिए। तो नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं क्या कुछ निकल के सामने आता है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, आकर के क्या बिहार में करते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं है कि केंद्रीय योजनाओं को ज्यादा और बिहार की योजनाओं को कम करके आका जाए। ये भी एक कारण हो सकता है। नीतीश कुमार अपने हिसाब से राजनीति और रणनीति करने के लिए जाने जाते हैं। आगे भी वो यही चाहते हैं कि उनके रणनीति में, राजनीति में कोई हस्तक्षेप न करे।
चलिए, देखिए चर्चा गर्म है, आप देख रहे थे, जहां पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार जो है अब बड़े फैसले की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अगर 5 तारीख को कोर्ट का फैसला जो है वो सरकार के खिलाफ आता है तो नीतीश और नायडू जो है वो केंद्र की सरकार से हट भी सकते हैं, अपना समर्थन ले भी सकते हैं, यानी कि मोदी की सरकार जो है वो गिर भी सकती है। अब सभी को 5 तारीख का इंतजार है और बिहार में नीतीश के फैसले का कि नीतीश क्या कुछ फैसला लेते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816